आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और अयोध्या से राम की पेड़ी से आपका जोरदार तरीके से स्वागत करना चाहूंगी, क्योंकि आज उस वक्त अयोध्या में जहां TV9 भारतवर्ष का ये भव्य मंच सजकर तैयार है, ये मेगा कवरेज जारी है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। उसकी एक खास तस्वीर तो आपको हम दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि मकर संक्रांति का पर्व जहां उत्तर में मनाया जा रहा है, जहां आपको बता दूं सरयू घाट पर भी लोग शाही स्नान ले रहे हैं, वहीं इस बीच अब पोंगल का त्योहार दक्षिण में मनाया जा रहा है। और भारत के इन्हीं खास त्योहार और पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी जहां आज केंद्रीय मंत्री के घर पर रहने वाली है, उसकी खास तस्वीर भी आपको TV9 भारतवर्ष दिखाएगा। लेकिन उससे पहले राम की पेड़ी पर TV9 भारतवर्ष के इस भव्य मंच से मैं स्वागत करना चाहूंगी अयोध्या वासियों के साथ साथ हमारे खास मेहमानों का, क्योंकि आज के इस मंच से खास चर्चा होने वाली है आगामी चुनाव को देखते हुए। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी 400 प्लस के टारगेट के साथ दक्षिण पर फोकस कर रही है, और मैंने जो जिक्र किया कि अब से थोड़ी देर बाद वो खास तस्वीर आपके सामने होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एल मुरुगन के घर पर पोंगल का त्योहार मनाने के लिए आने वाले हैं, उसी लिहाज से आज चर्चा करने वाले हैं बीजेपी के इस मिशन को देखते हुए साउथ पर जो फोकस है, और उस पर महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से अब आम चुनाव में दक्षिण भारत पर खास नजर बीजेपी रखने वाली है। और साथ ही मैं बता दूं इस वक्त हमें खास मेहमान भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, जहां मिशन दक्षिण को देखते हुए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल में ही त्रिशूर का दौरा किया, तमिलनाडु को बड़ी सौगात दी और साथ ही लक्षद्वीप का भी दौरा किया। लेकिन अब पोंगल के त्योहार के मौके पर प्रधानमंत्री की उस खास तस्वीर के साथ साथ चर्चा करने वाले हैं आने वाले चुनाव को देखते हुए मिशन साउथ पर। और इस चर्चा में खास मेहमान इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, जहां मैं आपको बता दूं पॉलिटिकल एनालिसिस रवि श्रीवास्तव इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट शेखर अय्यर सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और अशोक वानखेड़े सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन राम की पेड़ी पर TV9 भारतवर्ष के इस भव्य मंच पर क्योंकि चर्चा हम अयोध्या से कर रहे हैं, खास मेहमान इस वक्त इस मंच पर भी मेरे साथ मौजूद हैं। आपको बता दूं अवधेश पांडे बीजेपी के लीडर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस मंच पर, और साथ ही डॉक्टर रघुवेश दास वेदांती जी महाराज जो कि महंत है विशिष्ट भवन हिंदू धाम नया घाट अयोध्या से, और साथ ही अध्यक्ष रामा दल ट्रस्ट के पंडित कल्की राम महाराज भी इस वक्त मंच पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के दक्षिण प्लान को देखते हुए आज की उस महत्वपूर्ण तस्वीर जो अब से थोड़ी देर बाद हमारे सामने होगी, क्योंकि सबसे बड़ी खबर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर पोंगल मनाने के लिए पहुंचने वाले हैं। और दक्षिण भारत का इस प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की जिस तरीके से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और साथ ही कर्नाटक और केरल में ये प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है, आज प्रधानमंत्री की ये नरेंद्र मोदी की मौजूदगी एल मुरुगन के घर पर जिस तरीके से है, उसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि पिछले साल भी अप्रैल में तमिल नव वर्ष मनाने के लिए भी मुरुगन के घर पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे। और आप सबको याद होगा कि किस तरीके से तमिल भाषी लोगों को दुनिया भर में जिस तरीके से उत्साह और धूमधाम से ये त्योहार मनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा बताकर उसकी तारीफ भी कर चुके हैं। लेकिन अब आम चुनाव और साथ ही 400 प्लस के टारगेट को देखते हुए मिशन दक्षिण में क्या वाकई बड़ी चुनौतियां हैं, और इस पूरे फोकस पर जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ते हुए अपना प्रभाव दक्षिण में बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसी को लेकर खास चर्चा की मैं यहां पर शुरुआत करना चाहूंगी। और सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं अशोक वानखेड़े सर, क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि आखिर बीजेपी के इस दक्षिण प्लान में आज हम राम की पेड़ी से इस चर्चा में राम मंदिर का जिक्र सबसे पहले करना चाहेंगे, क्योंकि इस मिशन दक्षिण में क्या राम का प्रभाव पड़ता हुआ आपको नजर आता है? देखिए, दक्षिण भारत में हिंदू नहीं है या हिंदुत्व नहीं है ऐसी बात नहीं। कर्नाटक हो गया, हर राज्य में, यहाँ तक कि केरल में भी भले लेफ्ट और वहाँ पे मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सरकार में रहती है, लेकिन वहाँ पे भी जितना संघ ने काम किया वो उल्लेखनीय है। लेकिन वो जब भी चुनाव होते हैं तो आपको एक नंबर चाहिए होता है, वो नंबर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता दिखाई देता है। खासकर पोंगल की बात, और आज तमिलनाडु पे विशेष फोकस है क्योंकि दक्षिण में सबसे ज्यादा मुझे लगता है 39 सीटें तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजनीति जो है वो द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम यानी एक ऐसी राजनीति है जो पारंपरिक हिंदुत्व सनातन धर्म की खिलाफत करती है, क्योंकि जातीयवाद जो हिंदू धर्म में था उसकी खिलाफत करती है। इसलिए डीएमके बनी ही
सनातन धर्म का विरोध करते हैं। AIADMK वो उसी से निकली हुई एक पार्टी है। तो बाय एंड लार्ज यदि दक्षिण भारत की राजनीतिक दलों की तासीर देखे तो वो उस धर्म के खिलाफ है जिसमें जाति प्रथा बनी हुई है। इस जाति प्रथा को जब तक तोड़ा नहीं जाता तब तक वहाँ OBC और दलित का इतना वर्चस्व है कि वो लगातार। और दूसरी बात व्यक्ति पूजा, हमने ये देखा कि दक्षिण भारत के नायकों में फिल्म के एक्टर्स वहां पे बड़े बड़े नायक बन के उभरे हैं, राजनीतिक बन के उभरे हैं, क्योंकि वहां व्यक्ति पूजा बहुत है। तो इसके तहत तमिलनाडु में DMK AIADMK जो पहले बीजेपी के साथ थी वो अब चली गई है, वो किला भेदना मुश्किल है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि बाकी राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना और निरंतर प्रयास करना ये सीखने की जरूरत है। देखिए पिछली बार भी वो पोंगल में गए थे, उसके बाद कई बार तमिल संगम के लोगों को बनारस में बहुत बड़ा इवेंट किया था। सारा करने के बाद भी दक्षिण भारत में कोई सफलता नहीं मिली। दक्षिण भारत में 39 सीटों में से तमिलनाडु में खास बात करें तो 2 सीटें ऐसी थी जहां चलिए इस बारे में कुछ और फैक्ट्स के साथ आगे अशोक वानखेड़े जी मैं आपसे चर्चा करूंगी। बीजेपी लीडर इस वक्त मेरे साथ मंच पर हैं। देखिए एक सवाल इस बीच जानना और समझना ये जरूरी है कि जिस तरीके से सांस्कृतिक धरोहर हो या जिस तरीके से धार्मिक लिहाज से हमेशा लोगों को अपने साथ बीजेपी जोड़ती आई है, उसका यहां पर वोट और वोट शेयर के साथ साथ वोट प्रतिशत पर बड़ा असर देखने को मिलता है। लेकिन दक्षिण के चुनाव में आज हम बात कर रहे हैं तो मैंने सबसे पहले पॉलिटिकल एनालिसिस से ये जानने की कोशिश की थी कि क्या राम का ये प्रभाव आने वाले चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस है। देखिए भारतीय जनता पार्टी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र को लेकर के पूरे देश में अंत्योदय के सिद्धांत पर काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के हर घर में हमारी पहुंच हो रही है। जहां तक लोक विरासत की बात है, प्रभु राम से जुड़ी बात है, तो बहुत अनेक पीढ़ियों की तपस्या, साधना और बलिदान का आज पूर्ण उदय हुआ है। अयोध्या में प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजने वाले हैं। ये पूरे देश के मानवतावादी, पूरे देश के हिंदुस्तानी, पूरे देश और दुनिया में जो राम भक्त रहते हैं वो सबकी विजय है। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सब पूरा वातावरण राममय है। कि क्या राम आपके लिए एक राजनीतिक मुद्दा है और उसी मुद्दे के तहत जनता के बीच जाते हैं? राम हमारे लिए आस्था का विषय है और हमारी लोक विरासत के हिस्से हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो मतलब राम के नाम पे वोट नहीं मांगे जाएंगे, राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सदैव कहती है कि राम मंदिर के निर्माण में आने वाली अड़चनों को हम दूर करेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मुख्यमंत्री योगी जी ने होगा। सर मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या राम के नाम पर वोट मांगे जाएंगे? और क्योंकि आने वाले चुनाव में जब आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा? देखिए राम की प्राण प्रतिष्ठा देश के जो मानवतावादी मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनकी प्रतिष्ठा है। और उन्हीं मूल्यों को लेकर के, उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के हम समाज में जाने का काम करते हैं। हमारा लक्ष्य अंत्योदय है, हमारा प्रण अंत्योदय है, हमारा पथ अंत्योदय है। और वही अंत्योदय का सिद्धांत भगवान राम लागू करते हैं। भगवान राम सबरी के घर जाते हैं। भगवान मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा अभी भी आपसे यही सीधा सवाल था सर कि क्या अब चुनाव के दौरान जनता के बीच जब आप जाएंगे तो क्या राम मंदिर भी होगा उसमें शामिल? निश्चित रूप से होगा। रूप से हम इस विषय को लेकर के जाएंगे कि जब हम राम मंदिर बनाने की बात मतलब कर रहे राम के नाम पर आप वोट मांगेंगे, ये बात किस तरह से लोगों ने राम को काल्पनिक बताया, किस तरह से लोगों ने अयोध्या की गलियों को रक्त रंजित किया, वोट मांगा जाएगा ये साफ है। और क्योंकि हम अयोध्या में इस भव्य मंच पर जब चर्चा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख इतनी नजदीक है, लेकिन उससे पहले दक्षिण में भी जिस तरीके से ये रुख किया जा रहा है आने वाले चुनाव के मद्देनजर, आपको क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम नवपंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रिताः चिराजिन जटाधारी रामो भवतु तापसा। भगवान राम अयोध्या के राजमहलों का परित्याग कर देश के कुपोषित, पिछड़े, दलित, वंचित, गिरिवासी, वनवासी लोगों को 14 वर्ष के वनवास काल में गले लगाने का काम किया था। और उन्होंने दक्षिण में जाकर विश्व के सबसे बड़े आतताई रावण का वध किया था। जब राम मंदिर में भगवान रामलला की अब प्रतिष्ठा लगभग 498 वर्ष बाद पुनः हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को
राम के कारण वोट मांगने की जरूरत नहीं है, जी। बल्कि राम मंदिर बनने से जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन कल्कीराम महाराज जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ दक्षिण का क्या जुड़ाव है यहाँ अयोध्या से? देखिए, उत्तर हो या दक्षिण, अयोध्या से पूरी दुनिया का जुड़ाव है। अयोध्या श्री राम श्री कृष्ण के नाम से ही पूरी दुनिया में भारत की पहचान है, और 500 वर्षों का कलंक जिसने धोया है उसको उसका प्रतिफल तो मिलना ही मिलना है। अच्छा, हमारे करोड़ों असंख्य महापुरुष जिस मंदिर की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जी। आज वर्तमान पीढ़ी एक दिव्य और भव्य मंदिर का आकार रूप देख रही है। जी। आप श्री राम जन्मभूमि जाइए, जी। स्वतः एक बार लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो दूसरी तरफ हर हर मोदी का नारा लगाते हैं। यहाँ उनको कोई सिखाता नहीं है। जी ये अंतःकरण की प्रेरणा से उत्पन्न उनके उद्गार हैं जो निकल रहे हैं। जी। और इसको विवाद तो उन लोगों ने बनाया है जो सदैव इसके विरोधी रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज से कहा गया कि इस मामले में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी करवा चौथ का व्रत न रखे? आज दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, जी। तो किसके श्रेय से बन रहा है, किनके प्रयासों से बन रहा है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं किसके है। श्रेय से बन रहा है, किसके प्रयासों से बन रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं। शेखर अय्यर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। अय्यर साहब, यहाँ तो साफ तौर पर एक बज़ नजर आ रहा है, मैं कहूंगी, क्योंकि जितना प्रभाव राम मंदिर का यहाँ सुनने को मिल रहा है, क्या दक्षिण में भी वही प्रभाव बढ़ता हुआ आपको देख नजर आ रहा है? पहले से ही प्रभाव था सुरभि जी, और भी बढ़ेगा। और ये कहना कि राम जी का वहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है, वो बिल्कुल गलत बात है। मैं इतना बता दूं, दक्षिण भारत में कितने लोगों का नाम राम से जुड़ा हुआ है। रामचंद्रन, रामकृष्णन, वेंकट राघवन, रघुपति, कितने नाम है। और ये भी बता दूं, जो सबसे बड़े डीएमके और एडीएमके जो सबसे मानने वाले पेरियार, उनका नाम क्या है? रामस्वामी, उनका नाम रामस्वामी है। तो ये कहना कि दक्षिण भारत या तमिलनाडु में खास करके नहीं है, ये गलत बात है। हाँ, अवश्य वहाँ पे शिवा की आराधना ज़्यादा होती है, वहाँ पे कार्तिक यानी जो सुब्रमण्य है उनकी आराधना होती है, शक्ति की आराधना होती है, गणेश जी की आराधना, लेकिन साथ में राम मंदिर बहुत है वहाँ पे। ये और सबसे बड़े राम मंदिर या राम से जुड़ा हुआ मंदिर वो रामेश्वरम में, जहाँ राम जी ने शिव जी को पूजा किया था। सर, आपकी बात से क्या मैं ये समझूं कि बीजेपी का प्रभाव भी दक्षिण में बढ़ेगा? क्योंकि अभी इस मंच से आपने महाराज को सुना जहां उन्होंने कहा कि जहां जय श्री राम का नारा लगता है वहां मोदी जी का भी नारा लगता है, तो इस लिहाज से क्या इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि दक्षिण में भी बीजेपी का प्रभाव बढ़ रहा है? नहीं, केवल राम मंदिर से का कारण से नहीं है। वहां पे आज तमिलनाडु पॉलिटिक्स में जिस तरह भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जिस तरह में डीएमके के मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार है और लोग वहां पे विकल्प के ढूंढ रहे हैं, उस विकल्प के ढूंढ में बीजेपी वहां कोशिश कर रही है किसी तरह लोगों की सपोर्ट पाए। इसलिए आप देख रहे हैं जो तमिलनाडु के बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलई लगातार एक पाद यात्रा कर रहे हैं, जहां पे सब बता रहे हैं कि मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां हैं और बीजेपी क्या है। क्योंकि बीजेपी के बारे में लोग वहां जानते नहीं है, जितना जानते हैं उतना ही जो विपक्ष के पार्टी वहां पे डीएमके ने जो फैलाया बीजेपी के बारे में कि वो हिंदी आप पर थोपेंगे, तमिल के विरोध में है। नहीं, तो आप जो बात कह रहे हैं उस लिहाज से अशोक वानखेड़े जी, जो टारगेट 50 से 60 सीटें जीतने का दक्षिण में रखा गया है, वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है क्या? अब आसान हो गया बीजेपी के लिए? यकीनन नहीं। ये कर्नाटक राज्य भी ऐसा एक राज्य था। यदि डीएमके का भ्रष्टाचार सबसे आगे है, मानता हूं, बिल्कुल है, तो फिर कर्नाटक में भी बीजेपी ने कोई सुशासन नहीं दिया। जब बीजेपी सत्ता में आती तो भ्रष्टाचार में बीजेपी भी कम नहीं रहती। इसलिए बजरंग बली का नाम लेने के बाद भी स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बजरंग बली का नाम लगा के बटन दबाइए, फिर भी वहां सुपड़ा साफ हो गया। जनता जो है भगवान को, राम को, आस्था को अलग रखती है, सुशासन को प्राथमिकता देती है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना और बाकी सारी चीजें थी। आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा का पैटर्न सेम होगा? सेम होगा, क्योंकि दक्षिण भारत में मैंने कहा ना कि 2 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी कांग्रेस आमने सामने लड़ी है। तमिलनाडु में 39 सीट से डीएमके के साथ कांग्रेस है। कई जगह, एक सेकंड मैं लूंगा। ठीक है। दूसरी बात है कि राम के खिलाफ किसी वकील ने बोला, क्या बोला, वो अपने जगह पे है,
लेकिन फिर क्या संजय निषाद जिसने राम के पिता के कैरेक्टर पे सवाल उठाया, वो आज वो योगी जी के मंत्रिमंडल में है, तो क्या राम की महिमा कम हो गई? यकीनन नहीं। राम की महिमा अपनी जगह पे है। लोग आते हैं, बोलते हैं, राजनीतिक दल उसको चस्पा करने का प्रयास करते हैं। हर राजनीतिक दल में है। ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जिसने राम का विरोध नहीं किया हो? क्या क्या अडवाणी जी और अटल जी ने वो ढांचा गिरने के बाद क्रेडिट लेने की जहमत दिखाई? उन्होंने तो कहा कि हमको पता नहीं, हमको बड़ा दुख होता है, ये तो काला दिन है, ये ढांचा गिर गया। तो ये जो है वर्तमान में मंदिर बन रहा है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना और भाजपा की सरकार है, बिल्कुल उस क्रेडिट लेगी। लेकिन जनता राम राज्य चाहती है, राम चाहती है। ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। यदि मध्य प्रदेश में जीती है बीजेपी, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से साउथ के पॉलिटिकल डायनामिक्स को हम समझने की आप सीनियर जर्नलिस्ट के जरिए कोशिश कर रहे हैं, मैं आपके पास आती हूं अशोक जी। रवि श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिसिस इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रवि जी, दक्षिण का रुख करते हुए साल की शुरुआत होती है, तमिलनाडु को बड़ी सौगात मिलती है, रोड शो किए जाते हैं, लक्षद्वीप का दौरा होता है, केरल में महिलाओं के साथ, त्रिशूर में महिलाओं के साथ मुलाकात होती है। जिस टारगेट की हम बात कर रहे हैं मिशन दक्षिण को देखते हुए, क्या ये अचीवेबल आपको लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2024 की इस शुरुआत से? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जहां भी चुनाव का समय आता है वो जाके उसी जगह के वो बेटे बन जाते हैं, उसी जगह के संबंधी बन जाते हैं, उससे उनका पुराना रिश्ता निकल आता है। ये सब चुनावी चोचलेबाजी है। जनता इन चीजों से प्रभावित नहीं होती है कि आप काम करके दिखाइए। वो गारंटियां देते हैं। किस बात की गारंटी? गारंटी स्वास्थ्य की होती है, गारंटी शिक्षा की होती है, गारंटी महंगाई से निजात की होती है, गारंटी रोजगार की होती है, गारंटी राम की नहीं होती है। राम तो सबके दिल में बसते हैं। ये धर्म की अफीम पिला करके जनता को गुमराह करने का काम ये तो भाजपा पिछले कितने सालों से 10 सालों से करती आई है कि धर्म की अफीम खिला के लोगों को नशे में रखो ताकि वो सवाल ना पूछें। जो मुद्दे उनको दिन रात परेशान करते हैं उन मुद्दों पे बात ना हो। संसद में सांसदों को ही बाहर निकाल दो जिससे कोई सवाल ना पूछे। तो ये कोई अवधेश पांडे जी, ये जो बात सर कह रहे हैं उस लिहाज से ये समझ आ रहा है कि दक्षिण में भी राम भक्त तो बहुत है, लेकिन क्या बीजेपी के साथ उनका वो कनेक्ट है? देखिए, भगवान राम ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक की यात्रा की। हाँ। और उस यात्रा के समय उस समय के जो शोषित लोग थे, उपेक्षित लोग थे, वनवासी थे, गिरवासी थे, उनको गले लगाया और सबको एक सूत्र में पिरोने का, सामाजिक समरसता स्थापित करने का संदेश दिया। ठीक उसी प्रकार से उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके मोदी जी ने हर गरीब के घर में शौचालय बनाने की गारंटी दिया, हर गरीब को आवास की गारंटी दिया, हर गरीब को आयुष्मान कार्ड की स्वास्थ्य की गारंटी दिया, हर गरीब को सब प्रकार की सुविधाओं की गारंटी मोदी जी ने सर, दिया। ये कोई पहला चुनाव थोड़ी है जब इस तरीके की योजनाओं और गारंटी की बात की जा रही है। ये तो इतने चुनावों में हमेशा ही बड़ी सौगात देने की बात की जाती है, लेकिन वो कनेक्ट, वो वोट और वो वोट शेयर की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जिसमें आने वाले वक्त में दक्षिण को देखते हुए 50 से ज्यादा सीटों का टारगेट आपको लगता है अचीव हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी 400 ये समर्थन क्या वोट में तब्दील हो पाएगा? पार्टी 400 के आंकड़े को पार करेगी। उत्तर से लेकर कैसे जाएंगे 400 पार? ये 400 पार कैसे जाएंगे? पूरब से लेकर पश्चिम तक। आप जब परिणाम आएगा तब आप मिलिएगा, तब मैं इस बात परिणाम जब आएंगे तब तो बात करूंगी, लेकिन अभी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरे देश में राम की भी लहर है, गरीब कल्याण की योजनाओं की भी लहर है। भारत में आप मैक्सिमम सीट्स के साथ है ना? सेवा और सुशासन का जो राज स्थापित किया है मोदी जी ने, उसकी भी लहर है। सेवा, सुशासन, योजनाएं, ये सब तो है ही, लेकिन अभी भी उत्तर भारत में जिस तरीके से आप टारगेट को अचीव करते आए हैं, दक्षिण भारत में इस टारगेट को अचीव कैसे करेंगे? ये समर्थन वोट में कैसे तब्दील होगा? देखिए, हमारा जो संगठन है ये चुनौतियों को बहुत ही कायदे से लेता है। हमारा जो माइक्रो लेवल पर बूथ प्रबंधन है, हमारे जो समर्पित कार्यकर्ता हैं और हमारी जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, उनको लेकर के उनके बीच में हम जाएंगे और हमको यहीं भरोसा, पर विपक्ष सवाल करता है। वो ये कहते हैं कि अगर आपके बीच सभी लोग अयोध्या में हैं तो क्या जरूरी है वो बीजेपी के ही वोटर्स हैं? राम भक्त भले ही यहाँ पर मौजूद है, लेकिन क्या वो सभी राम भक्त बीजेपी के ही वोटर्स हैं? देखिए, चुनाव दर चुनाव आप देखिए, आप परिणाम देखिए, आप विभिन्न प्रदेशों के रिजल्ट देखिए। जहां हम सरकार में हैं दोबारा हम सरकार बनाते हैं, जहां हम सरकार में नहीं है हमारा वोट प्रतिशत बढ़ता है, वो सीट में तब्दील होता है। धीरे धीरे हमारी यात्रा 1951 से प्रारंभ है।
जो जनसंघ के रूप में हुई, 1980 से भारतीय जनता पार्टी के रूप में हुए, हमारे ऊपर लोग तंज वेदांती जी, हमारे मेरा एक ऊपर सवाल, एक एक आपकी राय में मिनट इस पर हमारे जानना ऊपर लोग चाहती हूँ। तंज कसते थे जब हमारी 2 सीटें थी। हाँ। लेकिन तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि एक समय ऐसा होगा, हमारी सरकार होगी, आज जो लोग तंज कसते हैं इनके ऊपर देश हंसेगा। ऐसे ही राहुल सफलता- गांधी भी कह रहे हैं कि हम भी ऐसे ही सरकार सफलता बनाएंगे, हमारी मिलेगी। 52 सीटें हैं, वो भी बड़े कॉन्फिडेंट है। हर राजनीतिक पार्टी सर अपने नहीं, लिहाज नहीं, से कॉन्फिडेंट वो तो हर होती चुनाव है। में कहते और हैं, वो ये तो हर चुनाव में कहते हैं, लेकिन परिणाम देखिए, हम सर- जो कहते हैं उसके नजदीक हम पहुंचते हैं। हम सर, राहुल व्यवहारिक गांधी की धरातल- दक्षिण से शुरू हुई व्यवहारिक यात्रा में धरातल भी पर पहुंचते भारी हैं। भीड़ और समर्थन नजर आया, उसमें भी वो आज कॉन्फिडेंट ही हुए आज कि ये ही भीड़ आपके चैनल वोटों ने में दिखाया, तब्दील हो पाएगी, आज ही संभव हो आपके पाएगा। चैनल ने दिखाया कि महाराष्ट्र में मैं उनके एक एक बड़े सवाल- नेता ने पार्टी जी। छोड़ दी है। बात वो सुनिए। भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, वो पार्टी नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। तो आप कांग्रेस की क्या बात करेंगी, अयोध्या में रह करके सपा की क्या बात करेंगी, जो लोग राम को काल्पनिक बताते हैं, जो लोग सोमनाथ के मंदिर में लेकिन वेदांती जी, तत्कालीन मेरा राष्ट्रपति को जाने से मेरी रोकते आपसे हैं, इसी लिहाज ऐसे से लोग क्या? मैं एक सवाल करना चाहती हूं, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने भी थोड़ी देर पहले कही कि दक्षिण में भी सबके नाम राम के साथ जुड़े हैं, राम के साथ उनका अपना जुड़ाव है। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि राम के साथ जुड़ाव मतलब बीजेपी के साथ वो कनेक्ट, अगर कोई राम भक्त तो वो बीजेपी के भी भक्त? देखिए, बिल्कुल ये सत्य है कि राम सबके हैं, राम जन जन के हैं, राम आस्था श्रद्धा के केंद्र है। राजनीति का केंद्र भाजपा नहीं मानती। ये तो विरोधियों का षड्यंत्र है कि वो राम को राजनीतिक बताने की कुत्सित प्रयास करते हैं। मोदी जी को वोट जो भारत की सर, गरिमा, आपने कहा बीजेपी नहीं मानती इसे पॉलिटिकल मुद्दा, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही सवाल नहीं, किया कि आप अगर आने वाले वक्त में चुनाव में जाएंगे तो उस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा रखेंगे ना अपने साथ? राम मंदिर, मैंने आपको पहले कहा कि राम मंदिर का मुद्दा हम नहीं रखेंगे, बल्कि जनता राम मंदिर को लेकर के भाजपा को वोट देगी। मैंने आपको पहले बताया ये बात। जनता में जो बीजेपी उत्साह के है, नेता तो कह रहे हैं ना कि हम राम देखिए, के नाम पर वोट मांगेंगे। जनता नहीं, में स्वतः राम के स्फूर्त नाम पे मुद्दा वोट है। मांगने की जरूरत नहीं ये है। जनता स्वतः स्फूर्त जनता में है ये मुद्दा। जनता जन- मैं में जन जनता का के यह बीच नारा है, अयोध्यावासियों के देखिए, बीच जन- जन जाकर का के यह उस नारा बारे में है। बात करूंगी, लेकिन बंसा बहुत आपको सरकारें आएंगी, लेकिन किसी ने राम मंदिर को विवाद सुलझाने की प्रयास किया? लोग उसका लाभ लेते रहे, उसको लटकाए रखे। वो तो अदालत ने सुनाया ना महाराज, ये माननीय चीज तो हम मोदी जी पहले भी ने चुनावों अपनी में दृढ़ देख चुके इच्छा हैं। शक्ति कांग्रेस के दिखाई मैनिफेस्टो में और भी दृढ़ राम इच्छा मंदिर का शक्ति मुद्दा का होता आज था। राम मंदिर बन कांग्रेस रहा भी है। जब चुनाव के वक्त जनता के बीच जाती थी तो न्याय की बात हमेशा करते थे, राम मंदिर के सुरभि जी, मुद्दे इस की बात पर हम टोकेंगे, कांग्रेस ने कभी अपने चुनावी घोषणा पत्र में राम का मुद्दा नहीं रखा। रखा। कांग्रेस की लाइन ये रही है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो नहीं, हमारे लिए, सुप्रीम वो कोर्ट राजी का है। फैसला तो देश में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। लोकतंत्र में मैं विश्वास निवेदन करने वाले करना जितने चाहता हूं राजनीतिक सुरभि दल है जी, कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। हाई कोर्ट की ट्रिपल बेंच जज ने सन 2010 में निर्णय दिया था कि ये राम जन्मभूमि का विवादित जो स्थल है ये तीनों जगह बांट दिया जाए। अशोक वानखेड़े जी, मैं आपको चाहूंगी अब मेरे को ज्वाइन करें, क्योंकि जिस लिहाज से यहाँ पर राम की पेड़ी पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ये साफ हो चुका है कि राम के नाम पर जनता के बीच जाकर वोट जरूर मांगे जाएंगे, लेकिन दक्षिण के लिहाज से क्या ऐसा होता हुआ प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस लिहाज से साल 2024 में बड़ी सौगात और जिस टारगेट के साथ 400 प्लस को अचीव करने में जा रहे हैं, वहां मैंने ये जानने की कोशिश जरूर की है कि क्या ये समर्थन वोटों में तब्दील हो पाएगा? देखिए, दक्षिण में एक और खासियत है कि दक्षिण में एजुकेशन का लेवल ज्यादा है। केरल सबसे हाईएस्ट एजुकेटेड स्टेट माना जाता है। तो दक्षिण भारत में दो चीजें हैं। एक तो जो आप सौगात अब दे रहे हैं, तमिलनाडु तो इसके लिए इतना जाना जाता है बुरी तरह से कि तमिलनाडु में तो लोग बिना काम किए ही जीवन जी सकते हैं, इतना सरकार देती है। तो फ्रीबीज वहां काम नहीं करती, ये अनाउंसमेंट्स वहां काम नहीं करते। दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूं, इस देश का हर हिंदू राम के साथ राम राज्य चाहता है। आज पोंगल के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय जा रहे हैं, बिल्कुल स्वागत है उनका, लेकिन वेंकैया नायडू जब अध्यक्ष थे पार्टी के, तो पोंगल का लंच पार्टी के हेडक्वार्टर में हुआ करता था। पूरा बीजेपी के हेडक्वार्टर में पोंगल मनाया जाता था, वो दिन भी हमने देखे। तो क्या उसके बाद तमिलनाडु में उससे समर्थन बढ़ा? नहीं। इस देश के लोग राम के साथ राम राज्य चाहते थे। प्रधानमंत्री पोंगल के लिए तो चले गए अपने साथी कैबिनेट मंत्री के यहाँ, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाने का समय है? क्या स्त्री शक्ति वंदन अधिनियम निकालने से जो महिलाएं खिलाड़ी थी हमारी, एक गुंडा मात्र सांसद होने की वजह से उसको आप इन तमाम मुद्दों को देखते हुए विपक्ष की तरफ से भी बड़ा घेराव जरूर किया गया है हर बार। लेकिन अय्यर सर, एक सवाल उस लिहाज से जानना समझना चाहूंगी इस वक्त, क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट कांग्रेस मानते हुए काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, और तेलंगाना के रिजल्ट्स ने भी उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ा दिया। क्या उसी की काट
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश आपको नजर आ रही है जहां दक्षिण पर उनका फोकस है? सुरभि जी देखिए, एक बात हमें मानना चाहिए कि बीजेपी अभी जीरो से शुरू कर रही है। कांग्रेस का बहुत पहले से वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, और खास करके कर्नाटका और तेलंगाना में पहले से ही है। इस बार तेलंगाना चुनाव में भी आप नोट करेंगे, पहले 4 सीटें थी विधानसभा में, आज होके वो 18 सीटें हुई है। उनकी वोट शेयर बढ़ी है, और लोकसभा में आज तेलंगाना से 4 लोकसभा सीटें हैं। तो आप अगर जहां बीजेपी बहुत कमजोर है वो है केरल है और तमिलनाडु है, जहां पर ज्यादा कोशिश हो रही है। और दूसरी बात, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, मैं जितनी मुझे जानकारी है कि बीजेपी ये जो अभी शुरू की है, देखिए काशी तमिल संगम 2nd एडिशन हो गया है। इसका कारण ये है कि क्योंकि बीजेपी पे एक थप्पा लगा जाता है, ये दक्षिण विरोधी है, हिंदी थोपना चाहती है और हिंदी पार्टी है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से ये कोशिश है, क्योंकि तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां कई समय से वहां पे बहुत देश के लिए स्वाधीन संग्रामी बहुत है, लेकिन उनकी बात नहीं की जाती, उनकी इज्जत नहीं की जाती। और वहां पे आपको पता है आज भी लोग हिंदी विरोधी आंदोलन में पेंशन ले रहे हैं आज। तो एक प्रकार से वहां जो मानसिकता बनी गई है, मतलब उत्तर भारत के खिलाफ, हिंदी के खिलाफ, संस्कृत के खिलाफ, वो सारे चीजों को एक प्रकार से एक कल्चरल असर्शन की काम हो रही है। तो ये नहीं है कि इस चुनाव में सीटें मिल जाएगी या 26 में जब तमिलनाडु असेंबली सीट में, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, और दक्षिण और उत्तर भारत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। लेकिन क्या अभी ऐसा संभव होता हुआ नजर आ रहा है? यही इस वक्त का सवाल है। हालांकि कलकीराम महाराज इस वक्त हमारे साथ मंच पर है। कलकीराम जी, राहुल की क्योंकि मैं आती हूँ सर आपके पास, अय्यर साहब मैं आपके पास आती हूँ। राहुल की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका तो विरोधियों ने भी उसकी तारीफ जरूर की, क्योंकि जनता के साथ एक कनेक्ट बनाया गया। अब आज से फिर से राहुल गांधी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, इसे फिलहाल आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जनता के बीच जाकर, जनता के बीच उनके साथ जुड़ने के इस प्रयास की तारीफ जरूर की गई है। देखिए, 70 साल तक आप केंद्र में सत्ता में रहे, तब आपने क्या जोड़ा था? आज 9 साल से आप पैदल घूम रहे हैं, तो आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, हमें भाषा के आधार पर बांटा गया। वो दक्षिण वाले हैं, हम उत्तर वाले हैं, वो पूरब वाले, वो पश्चिम वाले हैं। भाषा के आधार पर बांटा गया। आज वो खाई पाटी जा रही है। बीते 9 साल से भारत के किसी रेलवे स्टेशन पर कान तरस गए सुनने के लिए कि किसी अज्ञात वस्तु को न छुएं, उसकी सूचना दें। बीते 9 साल से आप टीवी खोलिए, ये ये कान तरस गए सुनने के लिए कि सीज फायर उल्लंघन। सर, आपने भाषा के आधार पर बांटने की बात की, लेकिन ये तो हिंदू भाषा को देखते हुए, इस राष्ट्रीय हिंदी भाषा को देखते हुए इसे राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की भी बात कर चुके हैं। और निरंतर अपने हमारी पार्टी की स्थापना ही एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम देश को उत्तर दक्षिण में नहीं देखते, हम देश को जातियों में नहीं बांटते। हमारी पार्टी की स्थापना ही है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। इसी देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान लागू था। इसी के विरोध में हमारी पार्टी की स्थापना हुई, और आज भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर श्रेष्ठ भारत की बात आप कह रहे हैं। एक लैंग्वेज होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं अभी भी एक ही भाषा होनी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर हम काम करने वाले लोग हैं। भाषाओं की भिन्नता हो सकती है, भाषाओं की समझ अलग अलग हो सकती है। देवनागरी लिपि, संस्कृत हमारी पुरानी भाषा है, हिंदी हमारी पुरानी भाषा है, अन्य प्रदेशों की अन्य भाषाएं हैं। ये तो जानते हैं, लेकिन ये तो बड़ा मुद्दा आप जानते हैं ना कि राय की भाषा के लिहाज से बांटने की जो बात की गई है। नहीं, ये कह रहे हैं कि ये 9 साल से मोदी जी जा रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को विकसित करने के लिए आज भाषा का जो भेद था, जो पंथ का भेद था, जो संप्रदाय का भेद था, जो जातियों का भेद था, इसको समाप्त करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। रवि श्रीवास्तव सर, क्या आप इस बात को अग्री करते हैं कि उस पॉलिटिकल डायनामिक की जो हम पहले बात करते थे वो बदल चुका है अब? ऐसी इनकी सोच हो सकती है। देश संविधान से चलेगा, देश धर्मनिरपेक्ष है, देश भाषा, जाति, संप्रदाय के आधार पे भेदभाव नहीं करता है। देश के बारे में सोचना, क्योंकि इनकी पार्टी जो है उसने आज तक देश को सिर्फ बांटने का काम किया है। अगर कांग्रेस को आज भारत जोड़ो यात्रा निकालने की कोशिश की जा रही है या एक यात्रा की गई है, तो जोड़ने की कोशिश की गई है।
इनकी पार्टी ने देश को हर चीज में पोलराइज करके लोगों से अपना वोट लेने की कोशिश की है। इन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया है, पोलराइज किया है, और आप देख चुके हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, अजान, हिजाब, हलाल, कौन सा काम इन लोगों ने नहीं किया। आप और देखिए उठा करके, एक झालावाड़ है राजस्थान के अंदर, वहां पर धोबी और चर्मकारों ने जो अपना कंट्रीब्यूशन राम मंदिर के लिए दिया, उसको नागर संप्रदाय ने लौटा दिया। उन्होंने बोला हमें इन जातियों का नहीं चाहिए, कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए। वहां पर भाजपा की ही सरकार है आज। जो ओबीसी के 3 सेक्रेटरी थे जो 95% बजट देश का कंट्रोल करते थे, 3 ओबीसी थे सिर्फ उसके अंदर जो सेक्रेटरीज थे देश के। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी ओबीसी के चीफ मिनिस्टर बना दे या ओबीसी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दे। लेकिन क्या इस कोशिश में ये सफल हो पाएंगे और आने वाले चुनाव को देखते हुए दक्षिण में बीजेपी का ये प्रभाव बढ़ेगा? यही आज हमने जानने की कोशिश की है। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।